दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी जो है 272 के आंकड़े को नहीं पार कर पाई है, 240 सीटें उसको मिली हैं और 63 सीटें पिछली बार से कम हैं। लिहाजा गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास करी। एनडीए की बैठक भी हो चुकी है। इस बीच इंडिया अलायंस की भी बैठक हुई है और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कभी सरकार बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन मौका आने पर देखा जाएगा। तो इंडिया अलायंस में सीपीआईएमएल भी एक महत्वपूर्ण घटक था और 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था सीपीआईएमएल, जिसमें 2 सीटें सीपीआईएमएल ने जीती हैं। तो कह सकते हैं स्ट्राइक रेट जो है 50% का था। तो इस समय हमारे साथ जो है सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। इन्हीं से बात करते हैं। जनचौक पे आपका स्वागत है। अभी जो पूरे नतीजे आए हैं पूरे देश के लोकसभा चुनाव के, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हाँ, देश के लिए तो मैंने लगता है कि मौका मिला है राहत का सांस लेने का। निश्चित तौर पर जो आदेश है इसकी दिशा बहुत स्पष्ट है। ये मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी तानाशाही के खिलाफ। अब जहाँ तक संख्या की बात है तो संख्या अभी भी उतनी नहीं हो पाई। सरकार शायद इनकी बन जाए तो थोड़ी और तीव्रता इसमें चाहिए, लेकिन दिशा बिल्कुल सही है। इसका चरित्र बिल्कुल साफ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश दिखा करके कि कोई अखिल भारतीय, कोई राष्ट्रीय इसमें संदेश नहीं है, अलग अलग स्टेट पर अलग अलग। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत व्याख्या होगी। आंध्र में, उड़ीसा में विधानसभा का भी चुनाव था, वहाँ एक अलग किस्म के राजनीतिक व्याख्यान उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला या टीडीपी को यहाँ मिला, उसके चलते बीजेपी को भी एक हद तक मिला। लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत ज़बरदस्त एक तानाशाही के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा जनादेश है, और जिसका सबसे बड़ा सबूत है उत्तर प्रदेश को और महाराष्ट्र भी, बंगाल भी। ये 3 राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि राजस्थान, हरियाणा जो किसान आंदोलन के इलाके हैं, बिहार से जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अगर 19 से तुलना करें तो निश्चित तौर पर बिहार भी, झारखंड भी, तो कुल मिलाकर के एक निश्चित तौर पर एक ऑल इंडिया एक मैंडेट है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन सरकार सत्ता से इनको बाहर करने के लिए शायद अभी अच्छी, लेकिन जनता ने इसके दिशा को साफ थी। कल जो है इंडिया अलायंस की बैठक थी, इसमें आप भी मौजूद थे, तो क्या बात हुई, उसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया? बात तो देखिए, एक तो चुनाव परिणाम को लेकर बात हुई। बहुत सारी सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे। महाराष्ट्र में तो सुन रहे थे 100 से भी कम मार्जिन से गया। एक तो 48 सीट के वो से, तो इसको लेके तो कुछ सोचना पड़ेगा, कानूनी लड़ाई या कैसे क्या होगा। तो एक दूसरा, इसमें जो मैंडेट है इसकी व्याख्या को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की और सभी को लगा कि मैंडेट बहुत साफ है। संख्या हम लोगों को बिल्कुल इतना सोच रहे थे कि पूर्ण बहुमत इंडिया को मिल जाए, साफ बहुमत, वो नहीं हो पाया। लेकिन करीब करीब उसी दिशा में इसको लेकर बात हुई। और जहाँ तक आगे की बात है तो हम लोगों को बिल्कुल लगा कि जनादेश ये कहता है कि कायदे से तो मोदी को प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए, अमित शाह को गृहमंत्री बनना नहीं चाहिए। संसद को अगर आप ठीक से चलने देना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो बिरला टाइप के कोई भाजपा के वैसे नेता को आपको बिल्कुल स्पीकर के रूप में नहीं बनाना चाहिए। तो अब ये जो जनादेश है, तो ये जनादेश अगर एनडीए को ही मौका मिलेगा सरकार बनाने का, क्योंकि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी भी है और लार्जेस्ट सिंगल प्रीपोल अलायंस भी है, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये प्रेसिडेंट की ओर से उन्हीं को बुलावा आएगा। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, ये जो पार्टियां हैं जिनके बड़े भूमिका होगी अभी इस एनडीए में, इन लोगों को भी चाहिए कि भाई इस पर एनडीए पर दबाव बनाए है कि जो मैंडेट है उसका कुछ तो ख्याल रखे ना, इसको सम्मान हो। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया अभी साल भर में नहीं पूरा हुआ, एक अच्छा कैंपेन, जोशीला कैंपेन हम लोगों ने चलाया। अकेले इंडिया में नहीं बल्कि एक तरीके से पूरे जनता ने चलाया। सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल,
जिसको मैं कहता हूँ कि कम्युनिटी ऑफ डिजिटल वॉरियर्स, डिजिटल कम्युनिटी बनी है, उसका बहुत बड़ा रोल। और कुल मिला के अच्छा, तो हमें लगता है कि इंडिया ब्लॉक वो और थोड़ा कंसोलिडेट करे खुद को, और यूनिटी बढ़े और थोड़ा डायनामिक हो, और थोड़ा वक्त अगर लगे, अगर जनता को थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए, मोदी सरकार का और थोड़ा वंडरफुल चाहिए, जो एंटी इनकम्बेंसी है थोड़ा और बढ़े, नौजवानों में, किसानों में बदलाव की आकांक्षा और बढ़े, तो मुझे लगता है कि शायद समय की बात है। और इसीलिए कल रेजोल्यूशन में लोगों ने कहा कि समय आने पर, वक्त आने पर, सही समय पर सही हम लोग कदम उठाएंगे। इसका मतलब कि कोई पोस्टपोन रीअलाइनमेंट पॉलिटिकल इसकी संभावना से इनकार नहीं है, संभावना है, लेकिन इसके लिए कोई बहुत जल्दबाजी भी बिल्कुल नहीं है। ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ तो है नहीं। जैसे यही जो लोग नीतीश कुमार इधर थे उधर चले गए, तो कोई नहीं कह सकता कि दोबारा फिर इधर आएंगे नहीं। टीडीपी कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं है एनडीए के साथ, तो ये समय बताएगा आगे क्या होता है। कमेंट अभी कल जो बैठक हुई इसमें एक बात कही जा रही है कि आपने खुद इंडिया अलायंस ने इस बात को चिन्हित किया कि फासिस्ट पार्टी है और इसके खिलाफ हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। तो बाहर भी एक हिस्से की बात हो रही है इंटेलेक्चुअल सर्किल में कि अगर फासिस्ट पार्टी तो इसको किसी भी तरीके से इसको हटाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इंडिया अलायंस को कैसे सत्ता हासिल की जाए। क्या इस तरह का कोई ट्रेंड था उसमें जो कह रहा था इसमें हस्तने? अभी हमें लगता है कि देखिए, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में आपको कितनी सीटें मिली, संख्या आपके पास क्या है, यही तो आधार है। इससे ज़्यादा अतिरिक्त तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो हमें लगता है कि जहाँ तक चुनाव से आपको जितनी ताकत मिल सकती थी वो ताकत मिली है। अब इस ताकत का सदुपयोग चुनाव और बाहर जनता का आंदोलन ही, हमें लगता है ये दोनों में और बेहतर समन्वय की ज़रूरत है। और ये जो चुनाव में ताकत मिली है विपक्ष को, पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ी संख्या में अभी आप पहुँच पाए हैं। बहुत समय के बाद कांग्रेस पार्टी दो चुनाव के बाद करीब 3 डिजिट के पास है। पप्पू जी को जोड़ ले, पप्पू यादव को तो सॉरी हो जाता है, जो बड़ी बात है। 200 पार विपक्ष बिल्कुल है। तो हमें लगता है कि जो है इसको लेकर के ही अगर हम अपनी भूमिका पर खड़े हों तो फांसीवाद के खिलाफ, क्योंकि अल्टीमेटली फांसीवाद एक प्रवृत्ति है और उसने नुकसान बहुत पहुंचा हुआ है, इसको रोकना करने में भी। और उसमें हमें लगता है कि पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंट के बाहर जनता का आंदोलन दोनों मिला के ही सोचना। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय स्तर पे जो नतीजे आए उसमें कहाँ से ऐसा लगा कि हम इतना उम्मीद नहीं किए थे, वो ज़्यादा मिल गया अनएक्सपेक्टेड, और कहाँ लगा कि बड़ा लॉस हो गया अगर चीज़ें और थोड़ा ठीक की जाती? अनएक्सपेक्टेड तो ज़रूर, मैं बहुत सुखद सरप्राइज जो है उत्तर प्रदेश से ज़रूर ये रिपोर्ट आने लगी थी कि बड़े पैमाने पर वोट बीजेपी के खिलाफ बीजेपी से शिफ्ट कर रहा है। योगेंद्र जी ने कहा, शीतल पी सिंह को हमने सुना, सुमन गुप्ता का भी जन मोर्चा में विषावैसी का संकेत थे। लेकिन अब उसकी जो इतनी इंटेंसिटी है और ये एक ऐसा चुनाव था, ये बढ़ता चला गया और आखिरी चरण में मुझे लगता है कि आखिरी चरण ही निर्णायक साबित हुआ उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, बंगाल के लिए। ये तीनों स्टेट में आप देखेंगे आखिरी चरण में यूपी के 13 सीट, बिहार के 8 सीट, 8 में आप लोग 6 जीते। बंगाल में भी मेरे ख्याल से 9 सीटें थी, 9 के 9 ही उसमें बीजेपी के खिलाफ गई दक्षिण बंगाल में, और यूपी में भी शायद 13 में 10 या कुछ। तो ये तो सबसे ज़बरदस्त इस बात का रिजल्ट रहा। महाराष्ट्र भी बहुत अच्छा, हालांकि महाराष्ट्र में ये संभावना तो दिख रही थी, लेकिन उस संभावना पर वह बिल्कुल साकार हुई। राजस्थान मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहा। कम अगर लगा तो कुछ कर्नाटक का करनी, कुछ बिहार थी, जहाँ कुछ झारखंड भी, और कह लीजिए तो अगर राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर इतना माहौल बना था तो उम्मीद हो रही थी कि दिल्ली में भी उसका कुछ असर दिखे, वो दिखा नहीं। वोट जरूर बढ़ा, और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद जो केजरीवाल जी को बेल दिया गया था इस समय, वो शायद इस मुद्दे को थोड़ा कम करने के लिए दिया गया। केजरीवाल जेल में होते, प्रैक्टिकल मूव, जेल में होते, अब टैक्टिकल मूव तो कहना मुश्किल है क्योंकि कोर्ट ने दिया सही, लेकिन वो वही कोर्ट है जिस बेंच ने बहुत सारे लोगों के बेल नहीं दिया, इनको दे दिया। तो हमें लगता है कि केजरीवाल जेल में होते
तो जेल का जवाब वोट से उस नारे का जो असर होता, जब बेल ही मिल गया तो शायद थोड़ा सा वो असर भी कुछ कम हुआ। लोग भी पता नहीं, लोग निश्चित तौर पर उगालते में तो नहीं रहे होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा इत्मीनान अगर हो गया हो पता नहीं। तो दिल्ली में भी उम्मीद थी कि शायद कम से कम 3 सीट दिल्ली में भी हम लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाया। दीपांकर जी, अभी वैसे तो दिख भी रहा है और लोग कह भी रहे हैं कि बीजेपी जो है घटी है, बीजेपी खिलाफ मैंडेट है, लेकिन अगर विस्तार के लिहाज से देखिएगा तो उड़ीसा में उसकी सरकार बन गई है, एकदम नया एक नई ज़मीन उसको मिल गई है। साउथ में जिस तरह से विस्तार हुआ है, केरल के अंदर जो उनका एक प्रत्याशी जीत गया है, तमिलनाडु के अंदर वोट मिला है, तेलंगाना में भी 8 सीट इनके पास आई है। इसको आंध्रा में अलायंस में है ही है, सीट भले कम है थोड़ी, लेकिन इसको किस रूप में देखा जाए? अभी तक बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड की पार्टी माना जाता था। बीजेपी तो देखिए हिंदी हार्टलैंड की पार्टी तो है, हिंदुस्तान की पार्टी है, लेकिन एक लगातार उसका विस्तार वो तो हो रहा था। बिल्कुल हमने पुराने ज़माने के जो बीजेपी उससे वाजपेयी के दौर में भी विस्तार हुआ, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सोशल आधार में विस्तार हुआ, लेकिन हमको लगता है कि आप किसको आप ज़्यादा देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में उसको इतनी बड़ी जो चोट मिली, ये भी कम नहीं मायने रखती है। तो बड़ी पार्टी है, खाली जगह कहीं भी नहीं रहेगी। तो उड़ीसा में एक पॉलिटिकल बैकवर्ड था, इसको थोड़ा व्याख्यायित करिए कि उड़ीसा या सबके लिए एक राह से बना। बीजेडी हमें लगता है कि देखिए बीजेडी के पॉलिटिक्स को देखिए, वो बीजेडी के पॉलिटिक्स में बिल्कुल जैसे यहाँ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, वहाँ भी वही पॉलिटिक्स है, वही माइनिंग लॉबी, वही कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। कोई पार्टी स्ट्रक्चर जदयू और बीजेडी में अगर आप तुलना करेंगे तो जदयू में फिर भी एक सोशलिस्ट स्ट्रीम है, ट्रेडिशन है, पार्टी है, और यहाँ कोई पार्टी उस तरह से नहीं है। और उस पार्टी से ऑलरेडी लोग जा रहे थे बीजेपी है, भीतर से वो पार्टी एक तरीके से बहुत खोखली। तो ये जो खोखलापन था, एक बैकवर्ड था, तो हमें तो लगता है कि बीजेपी ने, अगर बीजेपी को हम लोग देख रहे थे, वो दरअसल एक इल्यूशन था। ये टेक ओवर हो चुका था पहले से, अब वो टेक ओवर जो हुआ है वो फॉर्मली आपके सामने दिख रहा है। तो इसलिए बहुत बड़ी बात तो नहीं है ये, लेकिन ये ज़रूर है कि एक नया स्टेट है। और आंध्रा में भी अभी भी बीजेपी को बहुत वो टीडीपी की जगह मिली। तो हमें लगता है कि इन इलाकों में भी लड़ना तो पड़ेगा हर जगह, लेकिन अभी भी कर्नाटका में भी, तेलंगाना में भी और एंटी बीजेपी फोर्सेस के कंसोलिडेशन भी गुंजाइश है। ये बात ज़रूर है कि देखिए बीजेपी को हम उन्हीं इलाकों में ज़्यादा रोक पा रहे हैं जहाँ आंदोलन और विचार, इसमें ऊर्जा है। इसके बगैर सिर्फ प्रशासन और एक शासन, गवर्नेंस और एक ट्रेडिशन, उसके नाम पर अब नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन की ऊर्जा, दलित बहुजन विमर्श उसकी ऊर्जा, आदिवासी आंदोलन की ऊर्जा, देश के किसान नौजवान उनके आंदोलनों की ऊर्जा, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए किसी भी, अब देखिए मध्य प्रदेश, अभी बिल्कुल वहाँ कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि अभी भी बहुत सारे इलाकों में, गुजरात में थोड़ी संभावना दिख रही है। एक सीट जो गुजरात में बनासकांठा है, उसको मैं एक महत्वपूर्ण मानता हूँ, एक संकेत है, इस पर काम करना जरूरी है। अभी भी आपके उत्तराखंड में, हिमाचल में, बहुत सारे इलाके में बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इस चुनाव ने वो संभावना भी बिल्कुल सामने ला दी, जहाँ आप बीजेपी के खिलाफ और मजबूत एक आंदोलनात्मक, एक और ज़्यादा ऊर्जा से भरा, उसके साथ क्या आइडियोलॉजिकल, एक उसके साथ मतलब आइडियोलॉजिकल फोर्स के तौर पर भी हो, जब इस आइडियोलॉजिकल भी चाहिए। जैसे कांग्रेस के सामने की बड़ा सवाल है, हाँ, कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो, कब। तो कांग्रेस के रिवाइवल का आप जहाँ जहाँ भी रिवाइवल आपको दिखा इस चुनाव में, कुछ दक्षिण के राज्यों में थोड़ा बहुत दिखा, तेलंगाना में थोड़ा दिखा, वहाँ बीजेपी भी बढ़ी, कर्नाटका में कांग्रेस भी कुछ बढ़ी, लेकिन बीजेपी भी अभी भी है मजबूत स्थिति में। बाकी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहाँ भी है, उत्तर में आपके झारखंड में, उस सब आप अलायंस के रूट में। और इसीलिए देखिए कि कांग्रेस एक रिवाइवल के लिए, रीइन्वेंशन की भी कोशिश में है। हमें लगता है कि इसको तो बिल्कुल ठीक करना होगा कि वो बिल्कुल न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, क्रोनिक कैपिटलिज्म वाली पॉलिसी, और सोशली एक तरीके से पुराने
सामंतवादी नज़रिए से, ब्राह्मणवादी नज़रिए से समाज को देखना और उससे कुछ समाज सुधार की बात करना। लेकिन ये जो समाज सुधार के बजाय इस तरीके से एक सामाजिक दावेदारी, हिस्सेदारी, ये जो बात प्रतिनिधित्व की बातें आ रही उठी है, वो लगता है कि ये अच्छी बात है। तो कांग्रेस अभी संक्रमण के दौर में है, उसको भी रिवाइव करने के लिए खुद को कुछ रीइन्वेंट करना होगा, और बाकी तमाम पार्टियों को भी और ज़्यादा हमें लगता है कि जो आंदोलन है, सब आंदोलन से और ज़्यादा ऊर्जा लेने की जरूरत है। दिवाकर जी, मैं बिहार पर और लेफ्ट में अभी आऊँगा। एक आखिरी सवाल इस संदर्भ में ले लेते हैं। ये जो अयोध्या का जो नतीजा है और जिस तरह से कम मार्जिन से बनारस प्रधानमंत्री मोदी जीते हैं, ये दोनों बड़े संकेत दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आइडियोलॉजिकली ये जो इनका मंदिर मस्जिद का एजेंडा था या नफरत घृणा का एजेंडा था, उसको जनता ने परास्त किया है, उसके खिलाफ मैंडेट दिया है। ये क्या आइडियोलॉजिकली अब एक ऐसे इस पे पहुंच रहे हैं जहाँ से वो चीज़ जिसके बल पर बढ़े थे वो काम नहीं कर रही है, वो री इन्वेंट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा इस तरह का भी इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे हमें लगता है कि पहली बात है कि देश पर, देश की बुनियादी ताकत पर, हिंदुस्तान के जनमानस के बारे में एक बुनियादी भरोसा आपके अंदर जगना चाहिए। जो एक आतंक क्रिएट किया गया कि ये देश ऐसे ही चलेगा और बीजेपी के खिलाफ अगर आप ज़्यादा आइडियोलॉजी पर मत बोलिए, हिंदुत्व के खिलाफ मत बोलिए, इस पर मत बोलिए, उस पर मत बोलिए, बस इतना ही बोलिए, थोड़ा डिलीवरी को लेके ही बात करिए। तो ये जो पूरे विपक्ष को भीतर से वैचारिक रूप से, राजनीतिक हिम्मत के हिसाब से कमज़ोर करने की जो पूरी कोशिश हो रही थी, हमें लगता है ये विमर्श टूट गया। और जो लोग ये सोच रहे थे कि कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति से बीजेपी को कुछ रोक लेंगे, मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी को लीजिए। आम आदमी पार्टी की जो भी जीत दिल्ली में हुई है, बिजली पानी पहले और उसके बाद सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, ये बेहतर हो। इसके साथ जब वो लक्ष्मी और गणेश को जोड़ते हैं, हनुमान, बजरंगबली हनुमान को जोड़ते हैं, इससे क्या आम आदमी पार्टी को एक भी एक्स्ट्रा वोट मिलता है? एक भी एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो हमें लगता है ये साहस पार्टियों के अंदर आना चाहिए। अब मैं थोड़ा दुखी हूँ कन्हैया को देख करके, जो एक जेएनयू से निकल करके आए, एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। क्या ज़रूरत थी? अब जब नॉमिनेशन कर रहे हैं, आपको वो सब काम करने की क्या ज़रूरत थी, इस पाखंड में जाने की? हमें नहीं लगता उससे उनको एक भी एक्स्ट्रा वोट मिला होगा। तो ये जो परिणामवादी इससे विचार को छोड़ करके कुछ लोग थोड़ा ये करने की कोशिश करते हैं कि इससे कोई हिंदू जनमानस में, जिसको हमारे रमेश जी कहते हैं हिंदू सुख, उनके पूरे भावना को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक संतोष दे, भरोसा देंगे। हमें लगता है ये गलत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपका विचार है, क्योंकि हमारा विचार क्या है? हमारा विचार तो किसी धर्म को अपमानित करने का, धार्मिक आज़ादी के खिलाफ जाने का तो नहीं है। संविधान कहता है कि धर्म सबके लिए अपना आपका है, सबको धार्मिक आज़ादी है। तो हमें लगता है कि संविधान पर खड़े होकर के लड़ने, और इससे बहुत आपके पास स्पेस है, बहुत ताकत है। और ये इसलिए मैं तो दलित बहुजन समाज को भी सलाम करता हूँ कि बहुत ताकत आपने दी है इस पूरे चुनाव में। जो संजय कुमार को मैं सुन रहा था CSDS के, उन्होंने कहा कि 3 महीना पहले भी जब लोग कहते थे कि लोकतंत्र और धर्म संविधान मुद्दा है, मैं हंसता था कि भला ये कैसे मुद्दा हो सकता है किसी आम आदमी के लिए। लेकिन इस चुनाव ने दिखाया कि वो सिर्फ राशन मुद्दा नहीं हो सकता है। 5 किलो राशन से देश के गरीबों का गुलाम नहीं बना सकते। तो इस देश में अधिकार भी मुद्दा है, अधिकार आता है संविधान से। देश में लोकतंत्र मुद्दा है। इस देश राजशाही और वो सिंबल और मोदी जी कह देंगे कि हम परमात्मा ने भेजा और मैं राज करूंगा, इसके लिए लोग नहीं। तो हमें लगता है कि आधुनिक भारत की कल्पना एक पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली, एक संविधान जहां अभी बराबरी नहीं है लेकिन बराबरी का वादा है, बराबरी का एक आपके सामने एक दृष्टि है, न्याय की बात है। तो इन चीज़ों पर इनसे लोगों का बड़ा गहरा लगाव है और आसानी से लोग इन चीज़ों को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये भरोसा इस चुनाव ने आपको दिया है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो चुनाव में भी हमने देखा कि जिस तरह से ये पूरा डिजिटल माध्यम में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी मीडिया सेवी हो, जितना भी पैसा हो, जितना उसको पर दिया हो, जनता ने उनको पीछे धकेल दिया। तो इस देश में सिर्फ पुरानी चीज़ों को लेकर के नहीं, नए नए माध्यम, नए नए तकनीक, वो बात उभर करके आ रही है कि इस देश को आसानी से आप फिर दबा नहीं सकते। मतलब ये इनेट स्ट्रेंथ जो भारत की, ये स्ट्रेंथ सामने आया
इस पर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए, इसी पर खड़े होकर लड़ना चाहिए आगे। अब आते हैं लेफ्ट पर। 2019 के चुनाव में उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं था लोकसभा में लेफ्ट का। अभी देख रहे हैं 8 सीटें, 8 हम तो 9 भी गिनते हैं। तो 9 वो कौन है? 9वीं वही हम कह रहे हैं कि देखिए आरएसपी एक पार्टी है। हाँ, हम लोग नेशनली आरएसपी को लेफ्ट पार्टी मानते हैं। हाँ। अब सिंपली वो आरएसपी वहाँ एलडीएफ का पार्ट नहीं है, यूडीएफ के अंदर से जीत करके आते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमें लगता है कि संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो आरएसपी को भी मानिए, तब आपके पास 9 घोषित तौर पर लेफ्ट बैकग्राउंड की एमपी है। बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेफ्ट के पास तो 60 एमपी रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दौर में कुछ भी बढ़ना, और हम समझते हैं कि हिंदी पट्टी से बढ़ना, बिहार में करीब 3 दशक बाद उस आरा से हम फिर जीत आ रहे हैं, काराकाट से जीत के आ रहे हैं, और आप जीत के आए हैं आपके सीकर से। किसान आंदोलन के दौर में 3 किसान नेता लेफ्ट पॉलिटिक्स को लेकर के वहाँ पहुँच रहे हैं। निश्चित तौर पर इसके मायने हैं। तो लोगों की उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट के जो भी थोड़ी सी अगर आवाज़ बढ़े संसद के अंदर, तो वो बाहर के आंदोलन के साथ बेहतर समन्वय के आधार पर जो डेमोक्रेसी का एजेंडा है, जस्टिस का एजेंडा है, उसको लेकर के हम लोग संसद में बढ़ पाएँ। अभी एक्चुअली इसी में एक और पूछ रहे थे, लेफ्ट का मसला आया, क्या इसी भी कोई कोशिश हो सकती है कि जो इंडिया का अलायंस चल रहा है उसके अंदर कोई एक लेफ्ट कोर के तौर पर भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए? अभी इस पर देखिए बात तो और हम लोग करेंगे। लेफ्ट के अंदर बेहतर कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा, अभी हम देखेंगे कि सीपीएम बंगाल के बारे में क्या रिव्यू कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे सीपीएम के कुछ लोग कहने लगे हैं कि बंगाल में जो एकांगीपन है पॉलिटिक्स में, लोकसभा चुनाव को भी विधानसभा चुनाव बना देना, ये मान लेना कि बस ये मोदी सरकार के 10 साल का हिसाब किताब की जगह पर ममता बनर्जी टीएमसी सरकार के 13 साल का हिसाब करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अर्जेंट है। ये जो एक सोच बन गई थी, तो चुनाव में दोबारा दिखाया कि सोच नहीं है। तो बंगाल में भी बीजेपी को 1 नंबर टारगेट मान करके लेफ्ट पॉलिटिक्स को आपको एडजस्ट करके आर्टिकुलेट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ममता बनर्जी की सरकार है, उस सरकार को बिल्कुल कोई छूट देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हर भ्रष्टाचार के खिलाफ, हर गड़बड़ी के खिलाफ आप लड़े, लेकिन दिमाग से अगर ये बात कहीं उतर जाए, तो हम तो इसको इस रूप में बार बार कहते रहे हैं कि आप बीजेपी से टीएमसी के खिलाफ कौन ज़्यादा सच्चा तृणमूल विरोधी है, इसके लिए बीजेपी के साथ वोट मत लीजिए। आप लड़िए बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी को खिलाफ लड़ते हुए निश्चित तौर पर आप तृणमूल के खिलाफ भी लड़िए, हर स्टेट पे लड़िए। तो हमें लगता है कि अगर ये टैक्टिकल यूनिटी हम लोगों के बीच में आ जाए, तो बंगाल में भी अब तो चाहेंगे कि मिल करके लेफ्ट आगे बढ़े। और सीपीएम ने एक अच्छी कोशिश की, बहुत सारे नए चेहरों को उन्होंने उतारा। कुछ इलाके में मैं देख रहा हूँ कि वोट भी थोड़ा बहुत बढ़े हैं, और अच्छी बात है। बंगाल को तो लेफ्ट के बगैर, अगर लेफ्ट रिवाइव नहीं करेगा बंगाल में, तो बंगाल को भी उड़ीसा बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसके समय होती तो बंगाल की जो ज़मीन है, वो आज भी मैं समझता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस को भी जो वोट मिल रहा है, वो सांगठनिक वोट नहीं है, वो बंगाल के उस उदार ज़मीन का वोट है, उस वामपंथी विचार का वोट है। जहाँ सीपीएम अगर एज ए पार्टी उसको ना भी रिफ्लेक्ट करे, लेकिन लोगों में वो उदार वामपंथी विचार है जो भारतीय जनता पार्टी के खतरे को सही ढंग से समझते हैं, और बीजेपी को रोकना, इसको उन्होंने 1 नंबर का टास्क बना। तो बंगाल के बारे में अभी भी हम लोगों के बीच में एक टैक्टिकल मंथन की ज़रूरत है, यूनिटी में आने की ज़रूरत है। बाकी राज्यों में तो मोटे तौर पर एक यूनिटी है। केरल के बारे में मैं बहुत नहीं जानता, केरल में और क्या बात हो सकती है, लेकिन बेहतर कोऑर्डिनेशन, फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, लेफ्ट के बीच में, उसकी ज़रूरत है। तो हम आते हैं बिहार पर। बिहार में पार्टी, मतलब झारखंड को मिला के 4 कैंडिडेट थे। तो झारखंड को मिला के आप देख रहे हैं, लेकिन झारखंड का संदर्भ अलग, बिहार का संदर्भ। जी। तो बिहार में 3 हैं, तो लोग फिर कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट अच्छा है, और मैं कहता हूँ कि स्ट्राइक रेट की अगर चर्चा करें, तो आपको तो कम से कम खेलने के लिए कुछ ओवर भी तो चाहिए, कुछ बॉल भी तो चाहिए, जहाँ आप कुछ उस स्ट्राइक रेट का इस्तेमाल करें। अगर बस एकदम आखिरी ओवर में आपको मिले और आकर के आपको चौका छक्का लगाना पड़े, तो वो तो ठीक बात नहीं है। तो हमें लगता है कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम लोगों को सीटें तो नहीं मिली। सीटें मिली रहती तो मुझे तो बिल्कुल ये लगता है कि परिणाम कुछ और आता।
सीटें मिल जाती और जहाँ 4 सीटें वहाँ मिलती। सिवान की सीट हमको मिलती, हमें लगता है कि सिवान की सीट अगर माले को मिलती तो एक सीट तो हम लोग जीतते ही। आप छपरा में भी शायद आराम से आरजेडी भी जीत पाती। ये बिखराव हो जाता है। अब जैसे सिवान की सीट माले को मिलने पर वहाँ निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जो पूरे महागठबंधन का सामाजिक समीकरण है वो मजबूत रहे। वो जो टूट गया वहाँ, उसमें जनता दल को मैं मानता हूँ कि तोहफे में राष्ट्रीय जनता दल ने एक सीट दे दी। तो एक पूर्णिया की अगर आप बात करें, पप्पू यादव के साथ ये पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको मान लिया जाता है। आप बताइए, बीमा भारती जो ऑफिशियल कैंडिडेट है राष्ट्रीय जनता दल की इस चुनाव में 25,000 और तो 25,000 वोट मिलता है। इससे बीमा भारती के सम्मान का क्या हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मान का क्या हुआ? और पूरे इस बहस में उलझ गए और उसके चलते अररिया से लेके सुपौल, आपके मधेपुरा, ये तमाम सीटें हैं। तो हमें लगता है ये कुछ तो मेजर कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। और ये जो संकीर्णता कुछ चीज़ें, राजनीति में संकीर्णता बहुत कहीं तो हम लोगों ने बिल्कुल आपको 3 ही मिला, एकदम बहुत कम मिला, फिर भी हम लोगों ने माना कि चलो इतनी बड़ी लड़ाई है तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल हमने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि बहुत गलत था। हमारे 2:1 रेशियो में कांग्रेस को सीट मिली है, 2:1 रेशियो में CPI को, CPM को सीट मिली है, 3:1 रेशियो में राष्ट्रीय जनता दल को सीट मिली है। VIP पार्टी अंत में आए, उनको आपने 3 सीट दिया। माले जैसी पार्टी को आप जहाँ 12 विधायक है वहाँ सिर्फ 3 सीट देना तो बहुत ही एक तरीके से अनफेयर, अनरिजनेबल, बहुत इस तरीका है। फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया इस बड़ी लड़ाई को देखते हुए कि अब इस समय देश को मोदी सरकार से लड़ना है, ये काम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव का रिजल्ट आया इस पर फिर हम लोग कुछ यही आप सोचेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपसे हम पूछें कि बिहार के अंदर जो पूरा माहौल दिख रहा था, अगर आपको याद हो शुरू में पूरा यूपी से ज़्यादा बिहार बोल रहा था, लग रहा था बिहार जो है पूरी तरह से इंडिया के अलायंस के साथ खड़ा हुआ, बीजेपी डेसिमेट हो जाएगी। वो क्या कमी क्या रही? आप जो कुछ संकेत कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई और दबाव भी काम कर रहा था क्या? जिस तरह लगा उस चीज़ में दिखाया गया। कोई दबाव की मैं बात नहीं करूँगा। तो एक तो मान लीजिए जैसे सीटों का आवंटन, उसके प्रक्रिया को भी और थोड़ा स्मूथ बनाते लास्ट मोमेंट तक जा कर के सीट तय हो रहा है। एक थोड़ा हमें लगता है कोalition कल्चर जो नीतीश जी के हटने के बाद तेजस्वी जी ने एक जन विश्वास यात्रा निकाली, बहुत अच्छा रैली भी बहुत अच्छी। उससे जो माहौल बन सकता था इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसको बतौर गठबंधन लेना चाहिए था। उसको सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और मान लीजिए इस तरीके से लेना हमें लगता है कि बहुत अच्छा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। तो एक गठबंधन के लिए, एक गठबंधन कल्चर के साथ एक मनाते हम लोग तो और बेहतर होता। दूसरा हमें लगा कि शायद वो जो 17 महीने बनाम 17 साल, इस पर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि नीतीश जी के 17 साल बिल्कुल स्टैग्नेशन, बिल्कुल ऐसा ही है, और जो कुछ भी गति थी, जो कुछ भी डिलीवरी हुई वो 17 महीने में हुई। 17 महीने में भी नीतीश जी हैं, 17 महीने बनाओ 17 साल आप कर रहे हैं, उसमें नीतीश जी लेकिन कॉमन फैक्टर है। तो वो थोड़ा बिहार विधानसभा के लिए सूटेड है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए वो कहाँ तक बहुत प्रासंगिक था, ये भी सोचने वाली बात है। तो कुछ तो हमें लगता है कि पूरे विमर्श के धरातल पर, कैंपेन के स्ट्रेटेजी के धरातल पर, लेकिन बहुत जोशीला कैंपेन चलाया तेजस्वी जी ने, बहुत मेहनत की, 250 से ज़्यादा उस पूरे रैलियाँ की। तो मेहनत के हिसाब से तो नतीजा यूपी वालों से बिहार वाले ज़्यादा मेहनत कर रहे थे जी। वो जो कह रहे थे कि यूपी के लड़के, तो वो मेहनत दिखी नहीं, तो यहाँ बल्कि बिहार के लड़के जो कर रहे थे वो मेहनत ज़्यादा दिखी, लेकिन परिणाम उस रूप पर नहीं आया। इसको थोड़ा और समझना भी होगा। लेकिन एक बात तो सही है कि नीतीश जी के बारे में, जदयू के बारे में जो लोग लिख दे रहे थे कि ख़त्म, तो अभी इतना जल्दी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो आमतौर पर लोग मान के चल रहे थे कि बिहार में बीजेपी को कम नुकसान होगा, जनता दल को और लोजपा को नुकसान होगा, ये गलत निकला। और शायद जो बिहार में भी हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव में हम लोगों से भी गलती हुई थी। हम भी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार बना लेंगे, वो हम उम्मीद कर रहे थे साउथ बिहार को देख करके, सिवान को देख करके। लेकिन बिहार में वो मिथिला, बिहार में कोशी, सीमांचल का वो इलाका, उत्तर बिहार, तो वहाँ के लिए आपको और चाहिए मेहनत, और चाहिए। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें
आप एक बड़ा आंदोलन चाहिए, माले के साथ, लेफ्ट के साथ एक ठीक से ऑर्गेनिक पॉलिटिकल एक अलायंस चाहिए, ये काम चाहिए। जहाँ जहाँ हम लोगों ने अच्छा किया था साउथ बिहार में, वहाँ तो रिजल्ट फिर भी आया, और आ सकता था, और भी सीटें अगर हो, लेकिन जहानाबाद हम लोग जीते, पाटलिपुत्रा जीते, सासाराम जीते, बक्सर जीते, ये तमाम सीटें, नालंदा में भी अच्छा लड़े, पटना साहिब तक में भी हमें लगता है कि पटना साहिब में अंत में आकर के उम्मीदवारी तय हुई। लेकिन उस हिसाब से कहिए तो अंशुल अभिजीत को अच्छा वोट मिला हमें लगता है। रांची में भी देख लीजिए तो यशस्विनी को बहुत अच्छा। अब रांची का नाम लिए तो कोडरमा में कहाँ कमी रह गई? कोडरमा हम लोग को और सोचना पड़ेगा। कोडरमा में हम जो देखें कि झारखंड, कोडरमा तो अलग से बात करेंगे। झारखंड में जो 5 सीटें आई, 5 आदिवासी सीट, एसटी सीट है, कहीं कोई जनरल सीट हम लोगों को नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई संकेत है, क्योंकि इतनी बात शायद हुई। पहले तो लोग ये कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संथालों की पार्टी है, हेमंत सोरेन संथालों के नेता, उनके जेल जाने से एक पूरे आदिवासियों में सेंटिमेंट, हमको लगा कि ये सेंटिमेंट पूरे झारखंड में होगा, झारखंड झुकेगा नहीं नारा, लेकिन उस रूप में वो सेंटिमेंट दिखा नहीं। लेकिन आदिवासी इलाकों में दिखा, आदिवासी इलाकों में दिखा, और इसलिए 5 सीट एसटी सीटें मिल गई इस बार। एक तो देखना हो कोडरमा में जो हमने देखा कि जो गठबंधन बिहार में काम किया, जिस तरह से कोडरमा में आखिरी दौर में बना, तो वो नीचे वो गठबंधन का असर नहीं दिखा। जो वोट हम लोगों को आया है उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत। अब गांडे का उपचुनाव हुआ, चुनाव में जहाँ कल्पना जी जीती है वहाँ से करीब मेरे ख्याल से 25,000 से, हाँ बहुत ज़्यादा। और उसी गांडे में हम लोग 22,000 से पीछे रहे। ओ उसी गांडे विधानसभा में जहां जेएमएम को 25,000 से बाई इलेक्शन में जीत मिल रही है, उसी में लोकसभा चुनाव में माले को 50,000 से, इसका मतलब हम लोग 50,000 ऐसा वोट है जो विधानसभा में उनको मिला लेकिन लोकसभा में हमें नहीं मिला। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास चुनाव चिन्ह के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है। दूसरा मैं देख रहा है कि इसमें आपके कोडरमा एक ऐसी सीट है जहाँ वोटर लिस्ट में भी आप देखेंगे कि महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा ऑन माइग्रेशन होता है, और एक्चुअल जो वोटर टर्नआउट है उसमें करीब 12-15% का अंतर है। अच्छा, महिला मतदाता जो है उनका वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा है, वो 70% करीब है। और पुरुषों में 56 या 57 है। अन्नपूर्णा की महिला होने का। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं, तो हमारे आंदोलन में भी, हमारे सभाओं में महिलाएं आ रही थी, जबरदस्त भागीदारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि व्यापक जो महिलाएं हैं उनमें एक वो सेंटिमेंट भी काम किया होगा। कहीं ना कहीं ये जो एक यादव जाति से हैं, राजद छोड़ करके गई थी, हाँ, तो जो लोग सोच रहे थे कि इसमें एक विभाजन होगा, वो शायद वहाँ हुआ है। इसलिए अभी भी हम देख रहे हैं कि कोडरमा और बलकट्ठा में लाखों से ज़्यादा मार्जिन एक विधानसभा में, और हमारे लिए थोड़ा सा एक तरीके से जिसके लिए हमको अध्ययन करना होगा वो है गिरिडीह के जो 4 सीटें हैं असेंबली, इसमें भी हर असेंबली सीट पर भाजपा को बढ़त है। तो इसके चुनाव में ये देखना होगा। अब कोडरमा को मैं अलग करके वो देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर झारखंड का माहौल कुछ और होता तो कोडरमा में कम से कहीं किसी और सीट पर भी तब लोग जीतते। तो एक कोई कहीं पूरे झारखंड में ही कोई बात थी कि ये जो संदेश है मोदी के खिलाफ वो कुछ दायरे तक सीमित रहा। देखेंगे हम लोग। अच्छा, तो हम तो देखिए समाप्त कर रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल, सरकार बनने जा रही है एनडीए की जैसा दिख रहा है, तो इसको लेकर के लोग जो कयास भी लगाने शुरू कर दिए हैं, कितना चलेगी, कोई 2 साल का रहा, कोई 2.5 साल का रहा, कोई 1 साल का रहा है, तो आपके लिहाज से क्या सरकार का क्या? अभी हमें लगता है कि इसमें अभी तत्काल कोई स्पेकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मैंडेट आया, इस मैंडेट का ओनरशिप तो हमारा है एक तरह से, इस मैंडेट को लेकर आगे बढ़ना है। इस मैंडेट से जो दबाव बना है संख्या का, माहौल का, ये दबाव पूरा इस सरकार के ऊपर हो, तो ये सरकार बेलगाम जिस तरह से पहले चल रही थी पिछले 10 साल में, उस तरह से सरकार को चलने ना दिया जाए। ये काम संसद के अंदर भी करना होगा, ये काम संसद से बाहर ज़्यादा करना होगा।
आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को आंदोलन का भी एजेंडा बिल्कुल देना, इस सरकार पर दबाव बनाना होगा और ज़्यादा। तो सरकार पर दबाव बनाना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम सरकार के अंदर मान लीजिए बिखराव आ जाएगा, कुछ ना कुछ झगड़े हो जाएंगे, कुछ बात होगी, तो इस मामले में देखिए इस सब झगड़ों को पाटने के लिए भी इनके पास बहुत ताकत है, पैसे बहुत है, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए अल्टीमेटली इस चुनाव ने दिखाया कि अगर आप बिना डरे, उनके धन बल से बिना डरे, जनता पर भरोसा करके लड़ जाएंगे तो आप इस सरकार को भी उत्तर प्रदेश जैसा चैलेंज दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम लोगों को सबको उत्तर प्रदेश से ऊर्जा, उत्तर प्रदेश को उन्हें एक तरह से उलट दिया। जिस उत्तर प्रदेश को मान के चलते थे कि हमारा राजधानी है, वही राम मंदिर है, उस अयोध्या से आपने एक दलित उम्मीदवार जनरल सीट से जीत के चले आए। तो ये ज़बरदस्त है उत्तर प्रदेश का। तो इसलिए हमें लगता है कि देश को तो पूरे इस बार उत्तर प्रदेश से, जहाँ से प्रधानमंत्री भी हैं अभी भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हिला दिया है उस पर अगर उस ऊर्जा को लेकर पूरा देश आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर अब वो 2 साल चले या 3 साल चले और 5 साल भी चल जाए, कोई बात नहीं है। दबाव बना रहा है सरकार के ऊपर, लोकतंत्र जिंदा रहेगा और देश बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा दीपांकर जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहे कि सरकार के अंतर विरोधों पर केंद्रित करने की जगह हमको सड़क को गर्म करना होगा, एक बड़ा दबाव सरकार पर खड़ा करना होगा, और वही जो है लोकतंत्र को भी जिंदा रखेगा। दिल से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।